Hello everyone. Welcome to welcome to the paid classes of Nimbus Learning powered by Engineers Academy. आप दुनिया के जिस भी कोने से पढ़ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ और एकदम मंगलमय जीवन यापन कर रहे हैं। और अगर आप इस शिक्षा का लुत्फ उठा रहे हैं जो निम्बस लर्निंग आपको क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है, तो आप इस लुत्फ को दूसरों के साथ भी शेयर करें और इन क्लासेस को जो है वो जम के शेयर करके और सबको इसका पार्ट बनाएं। और इसी के साथ अपन आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम, गुड इवनिंग, राम जी राम। चलिए शुरू करते हैं। कल की क्लास के अंदर अपन ने बाबा देखो ऐसा है कि हीटिंग के अंदर इंडक्शन हीटिंग तो समझ लिया था, लिख लिया था। एडी करंट हीटिंग समझ लिया था, लिखा नहीं था। तो अपन इसकी थ्योरी लिख रहे हैं और इसको लिखने के बाद फिर अपन डाइलेक्ट्रिक हीटिंग जो लास्ट बच गया था उसको कवर करेंगे और फिर उसके बाद में अपन वेल्डिंग की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक, तो हेडिंग लगाइए एडी करंट हीटिंग और इसके अंदर लिखना चालू करिए। इट इज ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग। चलिए, एडी करंट हीटिंग में पहला पॉइंट हो गया, इट इज ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग। नेक्स्ट लिखिए, the article which is to be heated, the article which is to be the article which is to be heated is placed in a the article which is to be heated is placed in a high frequency current carrying coil a high frequency current carrying coil known as heater coil or work coil, known as heater coil or work coil, known as heater coil or work coil. Next, the alternating magnetic field is set up. The alternating magnetic field is set up in the alternating magnetic field is set up in the article. The alternating magnetic field is set up in the article which induced AD current in it, which induced AD current in it. Which induced AD current in it. Which induced AD current in it. Next, एडी करंट लॉसेस इज प्रोपोर्शनल टू bm स्क्वायर f स्क्वायर t स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से पता चल रहा है कि एडी करंट लॉसेस आर प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग एडी करंट लॉसेस, एडी करंट हीटिंग इन हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग मेथड्स। क्लियर?
एक और इसके अंदर फॉर्मूला है डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन का। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन डेल इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट रो इंटू 10⁻⁷ अपॉन म्यू एफ मीटर। ये फॉर्मूला पूछ लेता है कई बार। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन डेल बराबर 1/2 पाई अंडर रूट रो इंटू 10⁻⁷ बटा म्यू एफ मीटर। क्लियर? नेक्स्ट, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। यहां से अपन को आज स्टार्ट करना है समझना। हेडिंग लगाएं। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के अंदर पहले अपन समझ लेते हैं इसको, फिर अपन लिख लेंगे। देखो ध्यान से देखें। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में करना क्या है, दो मेटल की प्लेट्स लेनी है। ये लिखा है यहां पर मेटल प्लेट्स टर्मिनल्स। तो मेटल के प्लेट्स के टर्मिनल्स हैं, यहां पर दो मेटल की प्लेटें हैं, इनके बीच में क्या भरा गया है, चार्ज। अब यहां पर ये जो चार्ज है ये कौन है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्यों है, क्योंकि दो प्लेट्स जो होती है मेटल की, इसके बीच में डाई इलेक्ट्रिक फिल किया जाता है, इंसुलेशन फिल किया जाता है, तब जाके एक कैपेसिटर बनता है। अब ये जो कैपेसिटर बनता है, इस कैपेसिटर के अंदर होते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉसेस, और वही डाइलेक्ट्रिक लॉसेस डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के रूप में हमारे काम में आते हैं। अब ये जो टॉपिक है ये असल में मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूं केबल के अंदर। याद करिए, मैंने आपको केबल में डाइलेक्ट्रिक पावर लॉसेस पढ़ाया था। केबल के अंदर डाइलेक्ट्रिक लॉस, सेम वही टॉपिक यहां पर देखो, सेम फेजर डायग्राम। आई आर आई सी आई, ये डेल एंगल से शिफ्ट कर जाता है। ये अपन ने v स्क्वायर ओमेगा सी इंटू 10 डेल्टा, ये फॉर्मूला वहां पर डिराइव किया था। तीन फॉर्मूले डिराइव किए थे वहां पर अपन ने। पावर लॉस का फॉर्मूला अपन ने लिखा था v स्क्वायर ओमेगा सी इंटू 10 डेल्टा। कितने लोगों को याद है जो ट्रांसमिशन पढ़ चुके हैं भाई, पावर लॉस का फॉर्मूला डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस का ये लिखाया था, याद है कि नहीं है? सर मतलब इस हीटिंग मेथड में लॉसेस ज्यादा होंगे। लॉसेस ही तो करने हैं, मतलब जो कौन सी वाली हीटिंग थी, एडी करंट हीटिंग हो, कोई भी हीटिंग मेथड हो, हमें तो हीट पैदा करनी है ना, और हीट पैदा करने के लिए लॉस करना पड़ेगा। तो हम जानबूझ करके लॉसेस को बढ़ावा देते हैं ताकि हीट ज्यादा पैदा हो, क्योंकि हमें हीट से मतलब है, और हीट पैदा करने के लिए लॉस करना है। क्लियर? हम्म, एग्जैक्टली मोहित। तो अब यहां पर मैं बात करूं कि ये वाला जो टॉपिक है ये एक्चुअल में मैं केबल के अंदर पढ़ा चुका हूं, इस वजह से मैं यहां रिपीट नहीं करूंगा। ये फेजर डायग्राम कैसे बना है, ये कैसे बना है, तो ये टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक लॉस इन ए केबल। ये मैंने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के अंदर आप लोगों को पढ़ा रखा है। हेडिंग नंबर 10 होगा वहां पर, जहां पर मैंने आप लोगों को केबल एक्सप्लेन किया। उसके अंदर जो है वो दूसरा वीडियो कि हेडिंग नंबर 10 जो अपन ने ट्रांसमिशन पढ़ा, उसमें पहले वीडियो में केबल का मैकेनिकल डिजाइन है, दूसरे में इलेक्ट्रिकल डिजाइन है, जहां पर मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है। एज इट इज वही टॉपिक यहां पर दोबारा काम में लिया जा रहा है। हमें बस वहां से जो कंक्लूजन निकाला है वो देखना है। वहां से हमने कंक्लूजन ये निकाला कि डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस जो होते हैं उसका वैल्यू होता है v स्क्वायर ओमेगा सी इंटू 10 डेल्टा।
तो यहां से हमें देखने पर पता चला कि जो डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस, डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक क्यों बोल रहे हैं सर बार बार? वो इसलिए कि दो मेटल की प्लेट के बीच में इंसुलेशन फिल किया जाता है, तब कैपेसिटर बनता है। और इस इंसुलेशन के अंदर लॉसेस होते हैं जब आप इस कैपेसिटर को सप्लाई देते हैं। तो ये इंसुलेटर चूंकि एक तरीके का डाइलेक्ट्रिक है, और इंसुलेटर एक तरीके का डाइलेक्ट्रिक है, और डाइलेक्ट्रिक में क्या होते हैं? पावर लॉस होते हैं। तो जो पावर लॉस डाइलेक्ट्रिक में हो रहे हैं उन्हीं को हम बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा लॉस होंगे उतनी ज्यादा हीट पैदा होगी, और हम यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक में लॉस पैदा कर रहे हैं। इस डाइलेक्ट्रिक क्या है? एक तरीके का नॉन मेटल होता है, अधातु होता है। तो यहाँ जो चार्ज लिखा है असल में एक नॉन मेटल है। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक हीटिंग सिर्फ किस में काम आएगी? नॉन मेटल में काम आएगी। धातुओं को गर्म करने के लिए इंडक्शन, अधातुओं को, नॉन मेटल्स को गर्म करने के लिए डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में कैपेसिटेंस बनता है, इसलिए इसका पावर फैक्टर कैसा रहता है? लीडिंग। देखो वोल्टेज से करंट क्या कर रही है? लीड कर रही है। इसका मतलब ये हीटिंग मेथड ऐसी होती है जिसमें पावर फैक्टर लीडिंग होता है। इंडक्शन में लैगिंग, डाइलेक्ट्रिक में लीडिंग होता है। और इसका फॉर्मूला जो है ये देखने पर पता चलता है कि डाइलेक्ट्रिक वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल और फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होते हैं, इसीलिए इसमें फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज से लेकर के और 50 मेगाहर्ट्ज रखी जाती है। तो जैसे ही भयंकर फ्रीक्वेंसी देंगे पावर लॉस भी भयंकर होगा। और वोल्टेज भी अपन जो है वो 3 केवी के आसपास रखते हैं। तो देखो किलो का स्क्वायर करोगे तो मेगा, वो मेगा तो यहां से आ जाएगा, और मेगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी तो मेगा इंटू मेगा 10 की घात 12 की रेंज में पावर लॉस होंगे। तो इसका मतलब ये जो हीटिंग मेथड है ना, ये इसके अंदर जो हीट होती है वो अनमैचेबल है। सारे मेथड्स में सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर रेट अगर होती है तो वो इसी मेथड की होती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो ही हीटिंग मेथड होते हैं, पावर फ्रीक्वेंसी में रेजिस्टेंस हीटिंग और हाई फ्रीक्वेंसी में डाइलेक्ट्रिक हीटिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अपन ने यहाँ पर इसका प्रिंसिपल जो है वो तो समझ लिया। ये जो डायग्राम्स है वो आप लोग जो है ओवरहेड सिस्टम में केबल में समझ जाएंगे। हमें बस ये समझना था कि इसको हाई फ्रीक्वेंसी में क्यों रखा गया है, वो मैंने आपको फॉर्मूले से समझा दिया है। अब इससे संबंधित कुछ थ्योरी के पॉइंट्स हैं वो आपको लिखने हैं। ये वाला डायग्राम आप अभी नहीं बना पाओगे क्योंकि थोड़ा सा दिखने में ऐसा क्रूशियल लग रहा है, तो आप इसको बाद में बना लेना जब आपको पीडीएफ मिल जाए। ये वाला नोट्स आप इधर जो लिखा है ये कॉपी करिए, और जैसे ये कॉपी कर ले मुझे सूचना दे थम्स अप करके, ताकि मैं आपको इसकी थ्योरी लिखवा सकूं।
बहुत ही जल्दी कॉपी कर लेते हो भाई तुम। चलिए थ्योरी लिखना स्टार्ट करें। हम्म। फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज से 50 मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज से 50 मेगाहर्ट्ज। वोल्टेज अप टू 3 kV। फ्रीक्वेंसी सोर्स हार्टले और कॉलपिट ऑसिलेटर। हार्टले और कॉलपिट ऑसिलेटर। फ्रीक्वेंसी सोर्स हार्टले मतलब हाई फ्रीक्वेंसी है ना भाई। तो हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो पैदा करने के लिए हार्टले और कॉलपिट ऑसिलेटर का प्रयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट। एफिशिएंसी 50%। भाई साहब डायग्राम वायग्राम सब बना बनू के थ्योरी बहुत जल्दी लिख लेते हो, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट। मैक्सिमम हीट ट्रांसफर रेट अमंग ऑल द अदर मेथड्स। मैक्सिमम हीट ट्रांसफर रेट मैक्सिमम हीट ट्रांसफर रेट अमंग ऑल द अदर मेथड्स। नेक्स्ट। धन्यवाद सानू भैया। बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ based upon the principle of dipole agitation, AGITATION, AGITATION। AGITATION एजिटेशन। एप्लीकेशन लिख लो, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है तो इसकी अपन एप्लीकेशन लिख ले रहे हैं। एप्लीकेशन में लिखो हीटिंग ऑफ नॉन
हीटिंग ऑफ नॉन मेटल्स, नेक्स्ट डिहाइड्रेशन ऑफ, आवाज नहीं आ रही, ऐसे कैसे नहीं आ रही? माइक तो ऑन है भाई। इधर आ रही है, आवाज नहीं आ रही है क्या? एम आई नॉट ऑडिबल? आ रही है बट डिस्टरबेंस भी है। अच्छा, मैं बैटरी के सेल चेंज कर लेता हूँ। कैसी आ रही है वॉइस? क्या अब एकदम सही सुनाई दे रहा है आपको? Am I audible now, guys? अभी आवाज ठीक आ रही है ना आप सबको? ऐसा तो नहीं है कि अब मेरी आवाज आपको नहीं आ रही है? नहीं, मैंने सोचा थोड़ा सा थ्योरेटिकल मेथड है, तो हो सकता है कि कोई सो रहा हो तो एकदम अचानक से हमारी आवाज सुन करके जग जाए, हैं? इस वजह से। ज्यादा तेज तो नहीं थी? बहुत बढ़िया। अरे गजब। चलिए, हीटिंग ऑफ नॉन मेटल्स, dehydration of food products, vegetables, dehydration of food products, vegetables, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स माने काजू किशमिश पिस्ता बादाम, एंड टबेको, विमल माणिकचंद या फिर क्या कहते हैं तानसेन, मिराज, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए, तीसरा एप्लीकेशन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू ड्राई क्लोथ्स, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू ड्राई क्लोथ्स, डिहाइड्रेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, मैं रिपीट कर देता हूं, डिहाइड्रेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट और टोबैको। टोबैको, टोबैको तो समझते हो तुम? हाँ वही केसर के दम वाला, पागल बनाते हैं लोगों को। और तीसरा लिखा है इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू ड्राई क्लोथ्स, कपड़े सुखाने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर, है ना। नेक्स्ट लिखो, पोस्ट बेकिंग ऑफ बिस्किट्स एंड बेकरी प्रोडक्ट्स। भाई एक जने का फोन आया, बोले कि क्लास तो चल रही है पर आवाज सुमित सर की नहीं लग रही है, कोई और बोल रहा है। तो तुम लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि या कोई छम छम की आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें पीछे से? तो देख लो भाई, खिड़की के पीछे खोल करके छम छम की आवाज सुनाई दे रही है तो पायल बज रहे हैं, वो कौन है? जाके बोले सुमित सर की आवाज नहीं आ रही है, कोई और की आवाज आ रही है। तो तुम्हारा पीछे होगा भाई, माइक वाइक बंद कर लिया होगा। सबको आवाज आ रही है ना साफ? या मेरे अलावा तुम्हें और भी कोई आवाज आ रही है?
ठीक है, पता नहीं भाई। पता नहीं, महाराष्ट्र से कॉल था, बोले आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई और ही बोल रहे हैं सुमित से। मैंने कहा हम ही तो बोल रहे हैं। बोले नहीं नहीं आप नहीं बोल रहे, कोई और बोल रहा है। चलो ठीक, लिखते रहो। अगला है पोस्ट बेकिंग। पोस्ट बेकिंग ऑफ बिस्किट्स एंड बेकरी प्रोडक्ट्स। पोस्ट बेकिंग ऑफ बिस्कुट्स। बिस्किट्स नहीं लिख पा रहे हो तो बिस्कुट लिख लो। पोस्ट बेकिंग ऑफ बिस्कुट एवं एंड बेकरी प्रोडक्ट्स। बेकरी प्रोडक्ट्स, बकरी प्रोडक्ट्स मत लिख लेना भाई, बेकरी प्रोडक्ट्स। बकरी बकरी नहीं। नेक्स्ट। नेक्स्ट। बेकिंग ऑफ कॉफी एंड मेज सीड्स। बेकिंग ऑफ कॉफी एंड मेज सीड्स। कॉफी के दाने जो होते हैं, उन कॉफी के दानों को सुखाने के लिए जो है वो अपन इसका प्रयोग करते हैं। या फिर मक्की के दाने, मक्का नहीं होता, मक्का पॉपकॉर्न जिसके बनते हैं भैया अंग्रेजों, तो वो मक्के के दाने और कॉफी के दाने जो है सुखाकर फिर जो है वो काम में लिए जाएंगे, तो उनको सुखाने के लिए अपन डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये इसकी काफी सारी एप्लीकेशंस है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हजारों मीटर कपड़े के कलर किया जाता है, अब उसको छत पे थोड़ी डालते हैं, फिर 4 जनों की ड्यूटी लगानी पड़ेगी। बोले दिन भर कौवा उड़ता रहता है, उसको जो है वो उड़ाने के लिए लकड़ी लेकर भागते रहते हैं, और धूप में सुखाया, पता चला कहीं से कलर उड़ गया कहीं से नहीं उड़ा, तो अलग अलग शेड्स आएंगे। इसीलिए इंडस्ट्रीज में हजारों मीटर कपड़े को जब कलर किया जाता है तो सुखाने के लिए डाइलेक्ट्रिक हीटिंग काम में लिया जाता है। खाने की इंडस्ट्री के अंदर जितने भी फूड प्रोडक्ट पैकिंग होते हैं, वो सारे फूड प्रोडक्ट पहले डाइलेक्ट्रिक हीटिंग से सुखाए जाते हैं और फिर पैकिंग होते हैं ताकि सड़ ना जाए। इसके अलावा जितने भी नॉन मेटल है, जैसे लकड़ी को गर्म करना हो, प्लास्टिक को गर्म करना हो, कांच को गर्म करना हो, हड्डियों को गर्म करना हो, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का प्रयोग किया जाता है। कॉफी के दाने या मक्की के दानों को गर्म करना हो, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का प्रयोग किया जाता है। इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े दो लकड़ी के टुकड़ों को फेविकोल से चिपकाया जाता है, उसको भी गर्म करने के लिए अपन डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का प्रयोग करते हैं। याद करो बचपन के अंदर तुम लोग जब क्रिकेट खेलते थे, और मान लो खेलने के दौरान अब चूंकि अच्छी क्वालिटी का ज्यादा बेट अपन इस्तेमाल नहीं करते थे, तो तेज शॉट मारने की वजह से हत्ता अलग और नीचे वाला बेट जो है वो अलग हो जाता था। तो करते क्या थे, पहले फेविकोल लेते थे, उसको बढ़िया से उस हत्ते में रमा करके उस हत्ते को डालते थे, फिर दोनों तरफ से 2 कील ठोकते थे, फिर उसके बाद में उसके ऊपर धागे को फेविकोल में डुबो कर बाहर निकाल कर उस धागे को जो है वो बेट के चारों ओर लगाते थे, फिर तार लेके लोहे के और उसके 2-3 जो है वो तार से उसके चारों ओर लपेटते थे। फिर उसके बाद में एक प्लास्टिक का बोतल 2 लीटर का, उसको काट करके और उसको उस हत्ते पर चढ़ा करके और फिर उसको गर्म करके उस प्लास्टिक को भी उसके चारों ओर चिपका करके मजबूत करते थे। ऐसा किया तुम लोगों ने बचपन में? और फिर उसके बाद में 2 दिन तक गेम बंद रहता था, सूखता था धूप में अच्छे से, और उसके बाद में उसको जो है खेला जाता था। अब वहीं अगर डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का प्रयोग करो तो जट से हत्ते के अंदर फेविकोल लगाओ, फट से सुखाओ और तट से खेलना चालू कर दो, खत्म बात। समझे कि नहीं? हम्म। इमर्जन क्या लिखा है? इमर्सिएशन रोड में? अबे इमर्जन हीटर होगा। इमर्जन हीटर पानी की रॉड, जो वही पानी की रोड जो अभी सर्दियों में तुम सप्ताह में एक बार काम में लेते हो, वो पानी वाली रोड में कन्वेक्शन जो है वो मेथड यूज किया गया है हीटिंग का। वो रेजिस्टेंस हीटिंग है जिसमें कन्वेक्शन से पानी गर्म होता है। देखा होगा ना तुम लोगों ने, एकदम पानी ऊपर से भाप मारने लगता है, तुम लोग तुरंत जल्दी जल्दी में उस रॉड को फेंक करके जाते हो बाथरूम में नहाने, ऊपर ऊपर तो पानी गर्म होता है, साबुन लगा ही लियो, और उसके बाद में फिर पता चलता है नीचे तो पानी से थोड़ा ठंडा रह गया, और फिर ठंडे ठंडे पानी से नहाना पड़ता है। अब तुम साबुन लगे हुए बाहर तो जा नहीं सकते, समझे कि नहीं? तो वो उसके बाद से तुमने क्या किया, स्विच बंद करके उस रॉड को पानी के अंदर से घुमा करके उंगली डाल के चेक करके फिर दोबारा गर्म करते थे, तो वो कन्वेक्शन होता था, गर्म पानी ऊपर रहता था, नीचे अब ठंडा पानी रहता था, वो धीरे धीरे सर्कुलेशन में आता था, तब जाकर के पानी गर्म होता है। तो वो कन्वेक्शन जो है वो रेजिस्टेंस हीटिंग का एग्जाम्पल है, जिसमें पानी की रॉड जिसको आप कहते हैं। बिल्कुल। ओके, चलिए, तो यहां पर आपका हीटिंग समाप्त होता है। चलो आप लोगों को मैं एक वीडियो दिखा देता हूं जिसमें आप लोग जो है हीटिंग को थोड़ा सा अच्छे से समझ सकें। और कुछ वीडियोस जो है वो मैं एक आध फॉल्ट का भी लेकर के आया हूं कि फॉल्ट आता है तब किस तरीके से एकदम से फ्यूज उड़ता है और किस तरीके से जो है वो चीजें होती हैं फॉल्ट के अंदर। तो 1 मिनट रुकिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो जरा दिखा देता हूं।
एक मिनट रुकिएगा। हम्म, अरे यार क्या बात है, एक भी नहीं चल रहा इसमें से। अच्छा, सारे जीरो के भी क्या आ गए क्या? एक मिनट रुको भैया, तुरंत हम इसको वीडियो को लेते आते हैं तुम्हारे लिए। एक मिनट है ना दादा, वो शायद फाइल करप्ट हो गई है, इस वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा है। मैं एक ही मिनट में वो फाइल री डाउनलोड करके और आपको भी तुरंत दिखा देता हूँ। छोटे से वीडियो हैं, देखते ही पता चल जाएगा रेजिस्टेंस हीटिंग होती कैसे है। इसी में दिखा देता हूँ मैं तुम लोगों को। और इसमें तो बहुत सारे वीडियो हो गए इकट्ठे। अच्छा, ये तो पहले वाले होंगे। हैं, फिर से वही दिक्कत। और इसमें तो शो हो रहा है। सर टाइम चेंज कब होगा? भाई यार, टाइम चेंज करने का तो मेरे को खुद को ही नहीं पता है कि कब चेंज होगा। करते हैं, कुछ प्रबंध करते हैं, जल्दी करेंगे चेंज। हो क्यों नहीं रहे हैं ये? पता नहीं क्या समस्या है। अब तो आ गया। बिल्कुल। देखो, अब ये जैसे एक वायर लिया अपन ने, तुम्हें दिख रहा है? जूम होता है क्या यार ये? इज देयर एनी ऑप्शन टू जूम इन? नहीं भाई, जूम इन का ऑप्शन नहीं है। तुम लोगों को ये दिख रहा है क्या? ये देखो, ये एक क्लैंप है। इस क्लैंप के थ्रू सप्लाई आ रही है, और ये एक वायर है। ये यहाँ पे बैटरी का एक टर्मिनल है। यहां से सप्लाई इसके थ्रू कंप्लीट होगी। ये ऐसा वायर है जिसका रेजिस्टेंस हाई है। तो इलेक्ट्रोड या जो हीटिंग एलिमेंट अपन ने पढ़ा था ना, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में, जो वायर हमने यूज किया था जिसे हमें हीटिंग एलिमेंट नाम दिया था, जो खुद हीटअप होकर के और कन्वेक्शन के थ्रू हीटिंग करता था, उस वाले वायर का अपन देखो यहां पर एग्जांपल। ये जैसे वायर है, जैसे सप्लाई से जोड़ा, देखो ये कैसे गर्म होता है। हो गया गर्म? यस और नो? देखो कितना जल्दी गर्म हुआ। आप देखो इसको गर्म होने में कितना समय लगा, केवल 2 सेकंड। ये देखो पूरा एकदम लाल हो गया। मस्त है क्या नहीं? देखो पूरा एकदम से इतना जल्दी गर्म होकर के वो लाल हो गया। ये मस्त लग रहा है ना? बिल्कुल। तो ये हो गया रेजिस्टेंस हीटिंग का एग्जांपल।
इसके अलावा अपन और भी देख सकते हैं, जैसे हीटिंग का एग्जांपल देखे तो अब जैसे अपन अगला वीडियो देखें, अबे आगे वाला वीडियो दिखाओ, पीछे वाला वीडियो दिखाओ, ये वाला देखो। अब इसके अंदर ये वाले वायर को अपन ने यहां से पकड़ रखा है, आगे रेजिस्टेंस हाई है, यहां से लो रेजिस्टेंस है, फिर ये हाई रेजिस्टेंस का वायर है, और फिर यहां से करंट आगे नहीं जाएगी, देखो यहां से रिटर्न कर जाएगी। क्यों? क्योंकि इस वाले वायर का रेजिस्टेंस कम है, तो केवल ये सेगमेंट गर्म होगा। देखना, ये देखना, सप्लाई आई, ये गर्म हुआ और करंट यहां से रिटर्न कर गई। पीछे हीटिंग नहीं हो रही है, सिर्फ इस सेगमेंट के अंदर हीटिंग हो रही है। ये वाला भी कौन सा हीटिंग मेथड है? रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड। देखो इस तरीके से, क्लियर है सबको? बिल्कुल। अब देखो फॉल्ट कैसे हो रहा है, ये देखो फॉल्ट होता है तो इतना सीवियर फॉल्ट होता है। अरे भाई कहां, रुक तो जाओ, दिखाने तो दो। देख रहे हो तुम, फट से ये यहां पर हुआ था, इस जगह शॉर्ट सर्किट हुआ कोई, या शॉर्ट सर्किट, ये फ्यूज यहाँ नीचे लगे हुए हैं, देखो फ्यूज तो यहाँ नीचे लगे हुए हैं इस जगह पर, यहां होते हैं 3 फ्यूज। फ्यूज नहीं उड़े हैं, फ्यूज के ऊपर यहां पर जो है वो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बहुत तेज स्पार्किंग हुई और ये उड़ गया यहां से। ठीक, तो ये कुछ फॉल्ट का वीडियो था जो मैंने तुम्हें दिखा दिया, रेजिस्टेंस हीटिंग का मैंने दिखा दिया है। बाकी वेल्डिंग के अच्छे अच्छे वीडियोस है जो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद में। पहले अपन वेल्डिंग को पढ़ेंगे, फिर अपन उसके बाद में उसको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर का अगला हेडिंग आप लोग जो है वो लिखें, हेडिंग नंबर 2। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के अंदर सब हेडिंग लगाई है डेफिनेशन। डेफिनेशन इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। आपकी चाय नहीं आ रही आजकल भाई, रात को 8 से 10 बजे क्लास होती है, ये सब लोग खाना खा रहे होते हैं, अब इस समय कौन चाय लेकर के आए, वही वाली बात है। जैसे केटल बेटल मेरे पास पड़ी है यहाँ पे, और अदरक शक्कर सब जुगाड़ इधर ही पड़ा है बगल में ही, तो अपन अभी तुरंत बना भी सकते हैं क्लास लेते लेते, वो बात और है। अब तुमने ऐसे याद दिला दिया तो यार अब चाय पीनी पड़ेगी ना यार। बहुत स्ट्रगल है सर। स्ट्रगल काय का, दिन में चाय पीते रहते हैं यार, दिन भर हर क्लास में चाय आती रहती है। चौथी क्लास है, कितनी चाय पिलाओगे भाई? डायबिटीज करना है क्या? तुम क्या चाहते हो, बीमार हो जाएं? सुबह से शाम चाय कौन पी सकता है? चाय अच्छी बात है, चाय पी लिया करो, ऐसे बुरी बात नहीं है। चाय इंडिया की नेशनल ड्रिंक है। सुबह चाय, दोपहर में चाय, हर क्लास में चाय, जब मन किया तब चाय, ज्यादा ठंडी लगी तब चाय, मन नहीं लग रहा तब चाय, उठे चाय, सोते हुए चाय, चाय चाय हर समय, क्या चाय।
और तुम्हें पढ़ाते वक्त तो यार एनर्जी तुम लोगों से आ रही होती है ना मेरे पास में, तो उसमें ज्यादा इतनी चाय की जरूरत पड़ती नहीं है हमें। सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं भाई, ये वाला तो पढ़ लिया मैंने। सर थोड़ा इलेक्ट्रॉन बम्बार्टमेंट समझा दीजिए। हीटिंग ना, इलेक्ट्रॉन बम्बार्टमेंट हीटिंग ना समझाना है। इलेक्ट्रॉन बम्बार्टमेंट हीटिंग में देखो ये क्या किया, ये बल्ब लिया अपन ने, इस बल्ब के आगे रिफ्लेक्टर लगाया, ये हमारे पास में एक सरफेस है। जब इसको बहुत ज्यादा हीटअप करेंगे, सप्लाई देंगे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन की एक बीम निकलेगी। वो इलेक्ट्रॉन की बीम इस सरफेस पे टकराएगी, टकरा करके अपनी ऊर्जा इस सरफेस को ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ का टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ने लगेगा। ये बीच में माध्यम में ये गर्म नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ये सरफेस गर्म होता है, इसको इलेक्ट्रॉन बम्बार्टमेंट हीटिंग कहते हैं। टंगस्टन का फिलामेंट होता है, 1000 वाट का होता है, 115 वोल्ट सप्लाई होती है, 2300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पैदा होता है। सिंपल रेडिएशन प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक बिल्डिंग के अंदर डेफिनेशन के अंदर लिखिए फर्स्ट पॉइंट, वेल्डिंग इज ए मेटल जॉइनिंग प्रोसेस। सिंपल सा डेफिनेशन है, वेल्डिंग इज ए welding is a metal joining process. Welding is a metal joining process. Next. Next. The material is joined by, second point, इसी में सेकंड पॉइंट लिखना है कि ये वेल्डिंग के अंदर मेटल आपस में ज्वाइन होता कैसे, तो उसको भी अपन लिख लेते हैं। द मटीरियल इज ज्वाइंड बाय, द मटीरियल इज ज्वाइंड बाय हीटिंग देम, द मटीरियल इज ज्वाइंड बाय हीटिंग देम to the welding temperature, heating them to the welding temperature with or without the application of pressure, heating them to the welding temperature with or without the application of pressure, with or without the application of pressure। मतलब दो टुकड़ों को अपन आपस में चिपका करके और इनके बीच में इतनी हीट पैदा कराते हैं, इतनी हीट पैदा कराते हैं, उस टेम्परेचर को कहा जाता है वेल्डिंग टेम्परेचर। क्या कहा जाता है, वेल्डिंग टेम्परेचर। तो वेल्डिंग टेम्परेचर तक हम गर्म करते हैं जैसे ये मिक्स हो जाते हैं आपस में, चिपक जाते हैं आपस के अंदर, और हम चाहें तो प्रेशर लगाएं, हम चाहें तो प्रेशर ना लगाएं, ये उस विधि पर डिपेंड करता है जिस विधि से वेल्डिंग किया जा रहा है। तो कुछ विधियां ऐसी हैं जहां प्रेशर के बगैर वेल्डिंग पूरा नहीं होगा, और कुछ ऐसी जहां बिना प्रेशर वेल्डिंग पूरा हो जाता है। क्लियर? तो यहां पर जो है वो अपन ने इसको डेफिनेशन के बाद में थोड़ा सा प्रोसेस को समझा है। अब अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन के अंदर आपको मैंने कल क्या बताया था हीटिंग पढ़ाते टाइम? रेजिस्टेंस हीटिंग से बनता है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। क्या बनता है रेजिस्टेंस हीटिंग से? रेजिस्टेंस वेल्डिंग बनता है बाबा। रेजिस्टेंस हीटिंग से बनता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। और आर्क हीटिंग से बनता है आर्क वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग पहले पढ़ेंगे, फिर आर्क वेल्डिंग पढ़ेंगे, फिर रेडिएशन वेल्डिंग पढ़ेंगे। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर पहला पॉइंट लिखिए, it is also known as pressure welding. It is also known as pressure welding. Next point. A sufficient high current is sent through. A sufficient high current is sent through. Sufficient high current is sent through two metal pieces. Two metal pieces in contact to be welded. Two metal pieces in contact to be welded. In contact to be welded, which melts the metal by the resistance, which melts the metal by the resistance they offer in the flow of current. By the resistance they offer in the flow of current. Next, AC supply is preferred due to AC supply is preferred due to availability of welding transformer. AC supply is preferred due to availability of welding transformer. Due to availability of welding transformer. AC supply is preferred to availability of welding transformer. Next, power factor is poor. बहुत ही बेकार होता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग नाम से मत जाना, वेल्डिंग में पावर फैक्टर सब में ही पुअर होते हैं। रेजिस्टेंस हीटिंग का यूनिट ही है और रेजिस्टेंस वेल्डिंग का कतई बेकार है, बिल्कुल। वोल्टेज 4 से 12 वोल्ट, वोल्टेज 4 से 12 वोल्ट और करंट 100 एम्पियर से ज्यादा, सॉरी ग्रेटर देन 100 एम्पियर अंग्रेजी में लिखना है ना। वोल्टेज 4 से 12 वोल्ट और करंट, वोल्टेज 4 से 12 वोल्ट और करंट ग्रेटर देन 100 एम्पियर। तीन ही चीजें इसमें चाहिए, वोल्टेज कम, करंट ज्यादा और प्रेशर।
क्लियर? ये मेन पॉइंट्स हैं। अपन इसके एग्जांपल्स यानी कि इसके टाइप्स देखते हैं, क्योंकि इसके प्रिंसिपल को मैं इसके टाइप्स के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। कहा जाएगा तरीके से समझ में आ जाएगा, तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए समझते हैं हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग को। चलो भैया आप नीचे चलो, ये आप इधर चलिए ऊपर, आप यहाँ आइए और आप यहाँ आइए। ओहो तो बड़ा है, इसको इधर भेजिए, इसको यहाँ लाइए नीचे और इन दोनों को साइड में सरकाइए। प्रोजेक्शन वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग, टंगस्टन वेल्डिंग, ठीक है ओके। तो अब मैं बात करता हूं टाइप्स की। ठीक है भाई, मित्र, टाइप्स की मैं बात कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके टाइप की। तो सबसे पहला टाइप होता है अपना बट वेल्डिंग। बट वेल्डिंग, बट वेल्डिंग के अंदर क्या होता है? बट वेल्डिंग के अंदर दो रॉड वेल्ड की जाती है। किसको वेल्ड करने के लिए काम में लिया जाता है ये? तो ये अपन लिखेंगे यूज टू वेल्ड। कहां लिखे? यहां लिख देते हैं नीचे, यूज टू वेल्ड रॉड्स। बस यही सवाल आएगा, जो सवाल आएगा बस वही लिखना अपन को। कहेगा कि रॉड को वेल्ड करना है, कौन सी वेल्डिंग काम में लेनी है? बट वेल्डिंग काम में लेनी है। करती कैसे है काम में ये, मतलब आती कैसे है काम में? तो हमें क्या करने का है, हमें दो रॉड लेनी है। ठीक है, आपको विजिबल है ना ये बाबा? विजिबल नहीं है? लो अभी देखो इधर आराम से। ओ हो, बहुत ज्यादा जूम कर दिया। ठीक है, मस्त देखो अब आराम से। ठीक है, दिख नहीं रहा साफ? अब दिख रहा है? और कर दे जूम इन, है इतना जूम इन कर देते हैं तुम्हारी स्क्रीन से बाहर आ जाएगा एकदम से वेल्डिंग, फट से। दूर है ना थोड़ा सा, हाँ चिंगारी विंगारी निकल सकती। तो ये जो दो रॉड है इनको अपन पास में लेके आएंगे कांटेक्ट पॉइंट पे। करंट के बहने की वजह से, देखो ये पहले वाला पॉइंट ये, मतलब पहले ये होगा, ये स्टेशनरी क्लैंप है, ये मूवेबल है, ये ऐसे शिफ्ट होता है। तो जब ये इसके नजदीक आएगा और बहुत ही थोड़ा सा गैप होता है, मैं आज की क्लास में तो सारी प्रोसेस समझा पाऊंगा, कल की क्लास में, आज वेल्डिंग तो ओवर हो जाएगा, पर कल की क्लास में आज जो वेल्डिंग पढ़ाई इसके वीडियोस दिखाऊंगा मैं, क्योंकि वो ड्यू टू कुछ प्रॉब्लम्स वो वीडियो मेरे पास आ नहीं पाए डाउनलोड होकर के। तो मैं आपको जो है कल उसके वीडियोस दिखाऊंगा। तो आज अपन थ्योरी पूरा पढ़ लेंगे, कल यही चीज मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियोस के थ्रू समझाऊंगा दिखा करके, और फिर अपन अगले हेडिंग पे चल लेंगे। तो ये जो फिक्स रॉड है और ये मूवेबल रॉड है, ये मूवेबल रॉड जब नजदीक आती है तो जब गैप बहुत कम रहता है ना, तो हल्की सी आर्क पैदा होती है और फिर इसको चिपका देते हैं। तो जब ये चिपकता है तो यहां पर इस कांटेक्ट पॉइंट के रेजिस्टेंस की वजह से, अरे भाई यहां पर क्या है, इस कांटेक्ट एरिया का रेजिस्टेंस है। तो करंट जब यहां फ्लो करती है, तो करंट के फ्लो करने की वजह से यहां पर इस रेजिस्टेंस की वजह से एक हीट प्रोड्यूस होती है, और इसकी वजह से यहां पर जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किसकी फॉर्म में होती है? आई स्क्वायर आर इफेक्ट के रूप में। क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस हीटिंग इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ आई स्क्वायर इंटू आर। So if we touch two metal pieces and then we flow a current which is actually in the range of 100 amperes, and this much amount of current is obtained by using a step down transformer. स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा बाबा? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर आपका वोल्टेज 4 से 12 वोल्ट कर देगा, करंट को कर देगा बढ़ाएगा। तो स्टेप डाउन करेगा वोल्टेज को, तो करंट को स्टेप अप करेगा, करंट बढ़ेगा। अपना 100 एम्पीयर से ज्यादा करंट जब यहां से गुजरेगी तो इस जंक्शन के ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो काफी ज्यादा होगा। इस जंक्शन के रेजिस्टेंस की वजह से आई स्क्वायर आर इफेक्ट होगा और ये गर्म होगा।
गर्म होकर के सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होने के बाद में अपन इधर से क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, और जैसे अपन प्रेशर अप्लाई करेंगे ये यहाँ पर मेटल जो है वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा, फिर उसको पकड़ के रखेंगे जब तक ये ठंडा नहीं हो जाए। ठंडा होते ही वेल्डिंग हो जाएगी पूरी। तो ये दो रॉड को वेल्ड करने के लिए काम में आता है। इस वेल्डिंग को बट वेल्डिंग कहते हैं। कौन सी वेल्डिंग कहते हैं बाबा? इसको कहते हैं बट वेल्डिंग। ये बट वेल्डिंग दो तरीके की होती है, एक होती है अपसेट बट और एक फ्लैश बट। तो ये फ्लैश वेल्डिंग इसलिए नाम है, फ्लैश वेल्डिंग इसलिए नाम है क्योंकि यहां पर क्या पैदा हुई है, आर्क पैदा हुई है। तो वेल्डिंग शुरू होने के जस्ट पहले अगर हल्की सी फ्लैश आती है तो वो फ्लैश वेल्डिंग, और अगर वो फ्लैश नहीं आती है तो वो कहलाएगी कौन सी, अपसेट वेल्डिंग। दूसरी वाली कौन सी, अरे बाबा ये लिखते कैसे हो गए। तो पहली वाली है ये फ्लैश वेल्डिंग, दूसरी वाली कौन सी है, बट वेल्डिंग के दो टाइप्स हैं, लिख दे रहे हैं। बट वेल्डिंग के दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है फ्लैश, और दूसरा होता है अपसेट। फ्लैश मतलब नॉन सिमिलर सरफेस, नॉन सिमिलर सरफेस, और यहां पर सिमिलर सरफेस होता है। एक समान सतह आपस में जब चिपकेंगी तो स्पार्किंग कम पैदा होगी, वो कहलाता है अपसेट वेल्डिंग। और जब असमान सरफेस आपस में चिपकेंगी तो जब तक वो असमान सरफेस एक समान रूप से चिपक नहीं जाती तब तक स्पार्किंग होती रहती है, वो कहलाती है फ्लैश वेल्डिंग। ये हो गया बट वेल्डिंग। बट वेल्डिंग के बाद चलते हैं अपन इधर, इसमें चलेंगे। अरे 303% जूम का हो गया, इतना जूम इन नहीं करना हमें। उसके बाद चलते हैं इधर इस नीचे वाली के अंदर, इसका नाम है बाबा स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग क्लियर है? स्पॉट वेल्डिंग में क्या करते हैं, पतली पतली दो शीट लेते हैं, ठीक है, और पतली पतली दो शीट लेकर के और इनके ऊपर लगाते हैं ऐसे इलेक्ट्रोड, ठीक है, पिन पॉइंटेड इलेक्ट्रोड ऐसे। तो ये पतली पतली शीट्स ली अपन ने दो, अब ठीक है, अब बढ़िया दिख रहा है बराबर। तो अपन ने दो पतली पतली शीट्स ली, उनको ऐसे टच कराया, दो इलेक्ट्रोड लिए हैं जो कैसे हैं, नुकीले हैं, पिन पॉइंटेड इलेक्ट्रोड है। और बस यही सवाल पूछा जाता है, यही सवाल आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। क्या पूछेगा, कहेगा बताओ स्पॉट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड कैसे होते हैं। तो यहां से सवाल आता है पिन पॉइंटेड इलेक्ट्रोड, पिन, यही सवाल आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा। पिन पॉइंटेड इलेक्ट्रोड होते हैं। देखो भैया वेल्डिंग जो है ना वो डिटेल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में एकदम धागा खोल के। अपना काम पहली बात तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है, बाकी कोई वेल्डिंग नहीं पढ़नी। और उसमें भी सिर्फ प्रिंसिपल है कि करना कैसे है, करंट सप्लाई कैसे आ रही, बाकी सारी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज डिटेल में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो पिन पॉइंटेड इलेक्ट्रोड यहां पर यूज किया जाता है। जैसे यहां पर इस जंक्शन के ऊपर हीट पैदा होने लगेगी, दोनों तरफ से प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करती है आपस में मिक्स होकर के चिपक जाएगा। इस वेल्डिंग को क्या कहते हैं, स्पॉट वेल्डिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्पॉट वेल्डिंग। क्लियर भाई? ये तो पीडीएफ में मिलेगा ना, ये तो पीडीएफ में आएगा। और जो थर्मल पावर प्लांट है वो मैंने चेक कर लिया था भाई, कल किसी ने कहा था कि थर्मल पावर प्लांट का इमेज नहीं है, पीडीएफ के अंदर आया हुआ है, आप देख लेना उसको ढंग से। तो यहां पर थिन शीट्स जो हैं वो वेल्ड होती हैं, पतली शीट्स एकदम, ठीक है, 10 से 12 mm की। कितनी, 10 से 12 mm की। फिर आगे चलते हैं, स्पॉट वेल्डिंग के बाद में अगली आती है प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन वेल्डिंग में क्या होगा, यूज कहां होती है वेल्डिंग कहां यूज होती, कहां वेल्डिंग नहीं है। तुम्हारे घर में 1000 चीजें ऐसी हैं जिसमें वेल्डिंग हो रखी है, समझ रहे हो, 1000 जगह ऐसी तुम्हारे घर में जहां वेल्डिंग हो रखी है भाई। क्या बात कर रहे हो, वेल्डिंग कहां होती है आकाशदीप? हर जगह यूज होती है, इंडस्ट्रीज में हर जगह हर तरीके की वेल्डिंग यूज होती है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग में क्या है, देखो स्पॉट वेल्डिंग से कंपेयर करेंगे अपन। स्पॉट वेल्डिंग में क्या होता है कि एक बिंदु वेल्ड होता है, इसलिए इसको स्पॉट यानी बिंदु वेल्डिंग बोला गया। जबकि प्रोजेक्शन में एक से अधिक बिंदु वेल्ड होते हैं। देखो आपको मल्टीपल पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे जो वेल्ड हुए हैं, एक से अधिक पॉइंट्स वेल्ड होते हैं, यहां पर एक से अधिक पॉइंट वेल्ड होते हैं।
स्पॉट के अंदर इलेक्ट्रोड पिन पॉइंटेड होते हैं और यहां पर इलेक्ट्रोड रेक्टेंगुलर होते हैं, रेक्टेंगुलर इलेक्ट्रोड्स। क्या होता है? रेक्टेंगुलर इलेक्ट्रोड्स। बस यही सवाल आता है कि प्रोजेक्शन वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड कैसे है? रेक्टेंगुलर। और एक ने मल्टीपल, देखो एक और दो, दो अपन को ऐसे गोलाकार दिख रहे हैं पर नीचे से चपटे होते हैं। फिर क्या है? दो जगह से एक साथ वेल्डिंग हो जाएगी पूरी। और प्रोजेक्शन का मतलब यह है कि पूरा प्रोजेक्टेड एरिया वेल्ड होता है। अगर आप इसको ढंग से देखें जूम करके तो आपको पता चलेगा कि ये यहां पर ये प्रोजेक्टेड एरिया वेल्ड हो रहा है, यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा वेल्डिंग होगा। इतना एक पर्टिकुलर बिंदु नहीं, प्रोजेक्शन है इस इलेक्ट्रोड के इस तरफ से लेकर के इस तरफ का, ये कंप्लीट एरिया बीच का वेल्ड होता है, इसीलिए इसको प्रोजेक्शन वेल्डिंग कहा जाता है। सो मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स, मल्टीपल रेक्टेंगुलर इलेक्ट्रोड्स यूज टू जो है वो डन दिस वेल्डिंग। क्लियर है? हाँ, स्पॉट वेल्डिंग सब जगह काम में आती है भाई। एक बिंदु जहां भी वेल्ड करना होगा इंडस्ट्रीज में, वहां स्पॉट वेल्डिंग काम में लेंगे। तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग का हो गया भैया, रेक्टेंगुलर इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। अब चलते हैं अपन आगे। अगला अपना वेल्डिंग आता है सीम वेल्डिंग। सीम, इधर से सवाल क्या आएगा? इन सब में बस इलेक्ट्रोड ही अलग है रे बाबा, प्रिंसिपल सब में सेम है। दो प्लेट लेने का, दो रोड लेने का, उनको चिपकाने का, करंट बहाने का, उसके जंक्शन से रेजिस्टेंस की वजह से हीट पैदा होगा, वो सॉफ्ट होगा, प्रेशर लगाने का, वेल्डिंग कंप्लीट। अब इलेक्ट्रोड्स के टाइप्स के अकॉर्डिंग इसके टाइप्स हो गए। सीम के अंदर जो है वो सवाल पूछेगा, रे बाबा कैसा इलेक्ट्रोड होता है? डिस्क टाइप का इलेक्ट्रोड होता है, डिस्क टाइप इलेक्ट्रोड। बस खत्म हो गई बात। यही सवाल आएगा। पतली पतली शीट्स होती हैं, रेगुलर कंटिन्यूअस वेल्डिंग होती है। ये ऐसे डिस्क घूमती रहती। गन्ने की मशीन के अंदर गन्ना डालते हुए देखा? दो गन्ने एकदम ऊपर से नीचे रख के बीच में नींबू और पुदीना डाल करके, और वो जब गन्ने की मशीन में डालता है सर्र से जूस बाहर निकलता है और फर्र से पी जाते हैं अपन। तो वही तरीका है, दो इलेक्ट्रोड्स जो है उसके बीच में पतली शीट डाली जाती है, इलेक्ट्रोड कंटिन्यू घूमते रहते हैं, शीट कंटिन्यू चलती रहती है, वेल्डिंग कंटिन्यू चलती रहती है। इसीलिए इस रेजिस्टेंस वेल्डिंग का एक एडवांटेज है जो एग्जाम में पूछा जाता है। क्या? यूज फॉर मास प्रोडक्शन। यूज फॉर मास प्रोडक्शन पूछेगा, ऐसी कौन सी वेल्डिंग है जो मास प्रोडक्शन में यूज की जा सकती है? तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग मास प्रोडक्शन में यूज की जा सकती है। बल्क में प्रोडक्शन करना है, धुआंधार प्रोडक्शन करना है, तो उस केस में इंडस्ट्रीज में कौन सी वेल्डिंग यूज होती है? रेजिस्टेंस वेल्डिंग यूज होती है। तो यहां पर आपके ये टाइप्स जो है रेजिस्टेंस वेल्डिंग के वो समाप्त होते हैं। अब देखो ऐसा है कि इसका जो चित्र है, जो मैंने यहां पर चित्र बनाया है, 100% हो गया जो, ठीक है। इसको अपन थोड़ा और जूम इन कर सकते हैं, वैसे ऐसी बात नहीं है। हाँ, हल्का सा जूम आउट कर देते हैं। हाँ, दैट इज इनफ। यस, इट इज विजिबल ऑल्सो। क्लियर है? तो अभी ये डायग्राम तो जो है वो आप लोग जब आपके पास पीडीएफ आएगी तभी बनाओगे या अभी बनाओगे? भाई तब भी बनाना है और अब भी बनाना है, तो या तो अब भी बना लो या तब भी बना लेना। बोलो क्या करोगे? अभी बनाओगे या तभी बनाओगे? थोड़ा सा मैं इसको ना मॉडिफाई कर देता हूँ।
अब थोड़ा सा और दिख जाएगा आपको, थोड़ा जूम इन हो गया, 2-3% का और फर्क पड़ गया। अभी बनाओगे क्या, बाद बाद में ही बनाओगे? ठीक, ठीक है। पीडीएफ आए तब जूम इन करके बना लेना, ठीक है बाबा? ठीक है, ठीक। पर पीडीएफ जो है वो अभी रात को नहीं आएगी, सुबह आएगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि अभी 10 बजे तो ऑफिस में जो हेड ऑफिस है वहां तो सब जने टेक्निकल टीम वाले जो है वो बेचारे घर जाएंगे, तो वो घर चले गए होंगे। पीडीएफ में उनको रात को ही व्हाट्सएप कर देता हूँ, तो वो सुबह जब ऑफिस आएंगे, जो मेरी क्लासेस मैनेज करता है वो बंदा 10 बजे आएगा, 10, 11 या 12 बजे के आसपास। तो कल 12 बजे पीडीएफ आएगी। फिर फोन करके ये मत बोलते ना पीडीएफ नहीं आई, हेलो हेलो पीडीएफ नहीं आई, ऐसे मत बोलना कोचिंग के, तो पीडीएफ आ जाएगी, है ना? 12 बजे तक आ जाएगी, क्लास शाम को होती है, तब तक तुम बना लोगे इसको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगला वेल्डिंग मेथड, आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग। अब अभी अपन को आर्क वेल्डिंग समझने का है, तो आर्क वेल्डिंग में सबसे पहले तो अपन थ्योरी लिख लेते हैं कि आर्क वेल्डिंग होती कैसे। तो रेजिस्टेंस हीटिंग से रेजिस्टेंस वेल्डिंग बनी, आर्क हीटिंग से आर्क वेल्डिंग बनेगी। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है हर बार कि दो इलेक्ट्रोड को आपस में दूर रख करके और हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो आर्क पैदा हो जाएगी, या दो इलेक्ट्रोड को शॉर्ट करके थोड़ा सा अलग कर दो तो आर्क पैदा हो जाएगी। ये हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, अपन को पता है कि आर्क कैसे पैदा होती है, अपन ने हीटिंग में अच्छे से आर्क को समझ रखा है। तो फिर सर यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ अपन मुद्दे की बात लिखेंगे। तो लिखाओ, तो लिखो, arc energy is used to complete the weld. Arc energy used to complete the weld. Arc energy is used to complete the weld. Next, टेम्परेचर 3500 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। साढ़े 3000 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। वोल्टेज 600 वोल्ट डीसी एंड 100 वोल्ट एसी। 600 वोल्ट डीसी और 100 वोल्ट एसी। 600 वोल्ट डीसी एंड 100 वोल्ट एसी। करंट 50 एम्पियर से 1000 एम्पियर। मैंने 600 वोल्ट बोल दिया क्या? 60 वोल्ट डीसी एंड 100 वोल्ट एसी है ना? 60 वोल्ट डीसी और 100 वोल्ट एसी। और सबसे मेन बात, इसमें प्रेशर की जरूरत नहीं होती है, सो इसको नॉन प्रेशर वेल्डिंग कहा जाता है। we need not any kind of pressure. Why so? Because the temperature is very large, very high. टेम्परेचर जो है that is up to 4000 डिग्री सेल्सियस। तो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर अगर पैदा हो रहा है तो कहाँ प्रेशर की जरूरत है? बेचारा धातु जो है, कहाँ इतनी हिम्मत है जो इतनी हीट को जो है वो सहन कर पाएगा? पिघल करके हाथों हाथ वेल्ड हो जाएगा, इतना समय नहीं लगाएगा। एक एक करके इसके टाइप्स लिख लेते हैं। पहला है कार्बन आर्क वेल्डिंग। कार्बन आर्क वेल्डिंग
ये कार्बन आर्क वेल्डिंग इस तरीके से होती है। कार्बन आर्क वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड होता है अपना, इस इलेक्ट्रोड को हमेशा नेगेटिव सप्लाई दी जाती है, और जो ये जॉब होता है इसे हमेशा पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है। इसको जॉब बोलते हैं, जॉब। जिस चीज को वेल्ड कर रहे हैं, जिस टुकड़े को वेल्ड कर रहे हैं उसे जॉब बोलेंगे, और जिस चीज से आर्क पैदा कर रहे हैं उसे इलेक्ट्रोड बोलेंगे। इलेक्ट्रोड को हमेशा नेगेटिव सप्लाई ही दिया जाएगा, हमेशा, और जॉब हमेशा पॉजिटिव सप्लाई का ही रखा जाएगा। इसका कारण क्या होता है ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर आप इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव सप्लाई का बनाएंगे तो पॉजिटिव सप्लाई का इलेक्ट्रोड बनाने की वजह से कार्बन इस इलेक्ट्रोड से बाहर निकल करके वेल्डिंग में मिक्स हो जाएंगे, और अगर कार्बन इलेक्ट्रोड में, कार्बन जो है वो वेल्डिंग में मिक्स हो जाएंगे तो वेल्डिंग ब्रिटल नेचर की बनेगी। जैसे ही जोर लगाओगे वेल्डिंग चटक जाएगी। तो वेल्डिंग के चटकने का डर रहता है, इस वजह से कार्बन के इलेक्ट्रोड को कभी भी इस वेल्डिंग में पॉजिटिव नहीं बनाया जाएगा। तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ काम में लिया जाएगा, केवल और केवल डीसी सप्लाई में। सवाल पूछ लिया जा सकता है कि कार्बन आर्क वेल्डिंग में सप्लाई कैसी होती है, तो कार्बन आर्क वेल्डिंग में सप्लाई डीसी होती है। कैसी होती है? डीसी सप्लाई, डीसी सप्लाई। ठीक है। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, यहां पर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो डायग्राम में लिख दिया, तो आप कॉपी करोगे तब आपको जो है वो ये आइडिया रह जाएगा। ठीक है। और करंट 600 से 800 एम्पियर के आसपास रहता है। और इलेक्ट्रोड जो है वो फ्रीज नहीं होता, इलेक्ट्रोड डू नॉट फ्रीज। फ्रीज का मतलब है चिपकता नहीं है। इलेक्ट्रोड जो है ना वो वेल्डिंग के दौरान यहाँ चिपक नहीं जाता है, फ्रीज नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रोड और जॉब के बीच आर्क पैदा कराते हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रोड खुद कभी मेल्ट नहीं होगा, ये इलेक्ट्रोड जो है वो खुद कभी नहीं पिघलेगा, इसके अंदर वेल्डिंग में मिक्स नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं एक बाहर से रॉड यूज करते हैं इस तरीके से। तो इस आर्क की एनर्जी से ये रॉड क्या करेगा, पिघल जाएगा, और ये रॉड पिघल करके और यहाँ पर फिल होने लग जाता है। इसीलिए इस रॉड को फिलर रॉड कहा जाता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इस रॉड को क्या कहा गया है, इस रॉड को फिलर रॉड कहा गया है, आरओडी। ठीक है। तो ये फिलर रॉड क्या करता है, खुद पिघल करके यहाँ मिक्स हो जाता है। ये आर्क की फ्लेम है, लपटें हैं आर्क की, और ये आर्क जिसमें ये फिलर रॉड पिघल करके यहाँ मिक्स हो रही है, इसको आर्क की स्ट्रीम को कहा गया है। और आर्क के एकदम सेंटर पॉइंट को आर्क का कोर कहा गया है। ठीक है। एकदम सेंटर पॉइंट आर्क का कोर है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के टाइप में थ्योरी नहीं है। काय की थ्योरी भाई? यही थ्योरी है जो लिखा दिया ना यहाँ पर, बस वही सवाल है और वहीं से पूछा जाएगा, और कोई थ्योरी नहीं है। अब मैं तुम्हें यहाँ पर ये लिखा हूं कि in this type of welding pin-pointed electrodes are used. This is used to weld thin sheets. In this welding, two thin sheets are pressed together and the pressure is applied, and with the help of pressure a particular point is welded, hence it is called spot welding. कोई निबंध थोड़ी लिखना है, हैं? ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पिन पॉइंटेड थ्योरी लिखनी है कि भैया ये होता है, यहां से सवाल ऐसे बनेगा, बस बात खत्म हो गई। निबंध लिखने बैठेंगे तो यूटिलाइजेशन तो एकदम चलता ही रहेगा। स्मार्ट स्टडी बाबा, स्मार्ट स्टडी। हम्म। अच्छा तो आकाश भाई मैं सिर्फ बता ही रहा था, मैं डांट तो ही रहा हूं। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं जब कोई तुम लोग सवाल पूछते हो और तुम्हें जवाब देता हूं तो मैं तुम्हें डांटता हूं? क्या मैंने कभी किसी को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया? नहीं। तुम बताओ, कभी मैंने किसी को मारा है क्लास के अंदर पढ़ाने के दौरान? क्या मैंने ऐसा माहौल बनाया खौफनाक कि नहीं यार बिल्कुल सवाल तो पूछ ही नहीं सकते सर से, बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं? ऐसा कभी तुमने माहौल देखा है? नहीं मतलब बताओ, नहीं तुम में से बताओ, मुझे बताओ किसी को मैंने मारा क्लास में, कभी किसी पे हाथ उठाया मैंने? बताओ तुम। है हुआ ऐसा कभी भी?
नहीं बताओ, मैंने कभी किसी को ऐसे मुक्का मारा है? बताओ, मारा है ऐसे मुक्का मैंने कभी किसी को? ऐसे मैंने मारा है किसी को मुक्का? बताओ। डिजिटल मुक्के से लगती है कभी? हाँ। चलिए, तो कार्बन आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड जो है वो चिपकते नहीं है, इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगा, जॉब पॉजिटिव होगा, इसको जॉब बोलते हैं। फिलर रॉड की जरूरत पड़ती है, फिलर रॉड रिक्वायर्ड, फिलर रॉड रिक्वायर्ड, है ना? अच्छा, ये सवाल पूछ लिया गया कि इलेक्ट्रोड को हमेशा नेगेटिव ही क्यों बनाया जाता है, तो अपन यहां पर ये भी लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? ये भी लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? अरे वही तो बोल रहा हूं, ये भी लिख लेंगे जो मैंने अभी बोला है। पॉजिटिव नोट made because it it will because it will mix in वेल्डिंग। पॉजिटिव नहीं बनाएंगे क्योंकि ये वेल्डिंग में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। उससे क्या होगा, वेल्डिंग अपनी अच्छी नहीं बनेगी, ब्रिटल नेचर की बनेगी। फिर नेक्स्ट होता है मेटल आर्क वेल्डिंग। क्या होता है? मेटल आर्क वेल्डिंग। माना कि मुश्किल है, सफर पर चलना जरूर है। चलिए, कार्बन आर्क वेल्डिंग की वर्किंग एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, नो वरीज एट ऑल। करना क्या है, एक इलेक्ट्रोड लेने का है, इसको नेगेटिव सप्लाई देने का है। ये दो टुकड़े हैं मेरे पास में, इन टुकड़ों को पॉजिटिव सप्लाई देने का है। फिर अपन को क्या करने का है यहाँ पर, फिर अपन को यहाँ पर अपन को ये देखने का है कि यहाँ एक एक रॉड यूज करनी है। होगा क्या, इन दोनों के बीच में यहाँ पर स्पार्किंग प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे? स्पार्किंग। एकदम यहाँ पर स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी तो ये जो रॉड है ये पिघल जाएगी, पिघल करके यहाँ अंदर इस दरार के अंदर भर जाएगी, और जब सूखेगी तो चिपक जाएगी इनसे, तो वेल्डिंग पूरी हो जाएगी। इसको पॉजिटिव इसलिए नहीं बनाते क्योंकि ये कार्बन फिर खुद पिघलने लगेगा, और खुद पिघल करके वेल्डिंग में मिलने लगेगा, और वेल्डिंग में जब ये मिलने लगेगा तो वेल्डिंग ब्रिटल नेचर की बनेगी, जोर लगाओगे चटक जाएगी। तो आर्क पैदा करी है, आर्क की हीट से रॉड पिघली है, और ये रॉड पिघल करके वेल्डिंग में मिक्स हो गई और वेल्डिंग कंप्लीट हो गई। क्लियर? फर्स्ट टाइम पावर सिस्टम को पढ़ने में मजा आ रहा है? अरे मजा ही तो आना चाहिए बाबा, मजा ही तो आना चाहिए। बस इस मजे को जो है तुम सबको दो। हैं, कहते हैं ना, हमारे एक बहुत बड़े जो है प्रखर नेता है, देखिए मैं ये मजा सबको देना चाहता हूं। मजा आया, वो वाली बात है। तो तुम लोग जो है इस मजे को शेयर करो सारे दोस्तों के साथ में। उनको बोलो, क्या बोलना है उनको, उनको बोलना क्या है, उनको तो बस इतना सा दिखाना है। क्या दिखाना है? उनको बस इतना सा दिखाना है कि देखो बाबा ये है मामला, बस ये है मामला। ये मेटल आर्क वेल्डिंग जो है वो पढ़नी हो, कार्बन आर्क वेल्डिंग पढ़नी हो, कोई भी वेल्डिंग पढ़नी हो, तुम तो बस ये बताओ ये कि दिस इज द ओनली मैटर। ठीक, नंबर लिख दे रहे हम, किसी कोई समस्या हो तो हमारा नंबर जो है उन तक पहुंचा देना कि पावर सिस्टम जो है मात्र 500 रुपीज में आप जाकर के निम्बस लर्निंग के मोबाइल ऐप से परचेज कर सकते हैं। बस अपना अपना कोर्स लो, अपना अपना पढ़ो। 500 रुपए इज ए वेरी नॉमिनल फीस, ताकि इंडिया का हर बच्चा पढ़ सके क्वालिटी एजुकेशन निम्बस लर्निंग के द्वारा। ठीक, मैं क्या लिख रहा था, मेटल आर्क वेल्डिंग। अब देखो मेटल आर्क वेल्डिंग में क्या सीन है। नॉर्मल शॉप पे आर्क वेल्डिंग यूज की जाती है, बिल्कुल। फिलर मटेरियल किसका बना होता है? मोस्टली ये उसी मटेरियल का होता है जिस मटेरियल का जॉब है। जैसे नॉर्मली
अगर अपन दुकान पे जाएं, अपन घर में क्या बनाते हैं, लोहे के गेट्स बनाते हैं। तो वेल्डिंग शॉप पे अगर आप जाएं तो मोस्टली एक ही प्रकार के मेटल की वेल्डिंग होती है, वो आयरन है बेसिकली। तो उसके अंदर जो रॉड यूज की जाती है वो सेम उसी मटेरियल की यूज की जाती है जिस मटेरियल को हम वेल्ड कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, मेटल आर्क वेल्डिंग में क्या सीन है? इलेक्ट्रोड सेम एज जॉब, ये यूज करते हैं अपन दुकानों पे। तुम जो देखते हो ना वो ये वाली है मेटल आर्क वेल्डिंग। इसमें क्या होता है, तुमने देखा होगा, मैं फोटोज वगैरह कल वीडियो दिखाऊंगा ना, उसमें तो तुम्हें दिख ही जाएगा। एक क्लैंप होता है ऐसा, क्लैंप के अंदर इसको पकड़ रहते हैं ऐसे, एक होल्डर होता है, उस होल्डर में इसको पकड़ करके फिर इसको टच कराते हैं। टच कराते हैं तो स्पार्किंग होती है, और ये होल्डर जो है वो पिघलता जाता है, पिघलता जाता है, पिघलता जाता है, और ये छोटा होता जाता है, एकदम छोटा हो जाता है समय के साथ। क्यों? क्योंकि ये खुद ही पिघल रहा है और खुद ही वहां पर जो मिल रहा है, मिक्स हो रहा है। तो ये जो मेटल आर्क वेल्डिंग है, इसमें इलेक्ट्रोड जो है वो जॉब के जैसा ही होता है। मतलब जिस धातु को जोड़ना है उसी धातु का हमने इलेक्ट्रोड लिया, स्पार्किंग करी, वो इलेक्ट्रोड खुद ही पिघलेगा और यहां मिक्स हो जाएगा। तो खुद पिघलेगा तो फिलर रॉड की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। दूसरी बात, इसको पॉजिटिव बनाओ चाहे नेगेटिव बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब इसके अंदर बोथ सप्लाई कैन बी यूज्ड, बोथ एसी DC can be used. Filler rod not required. Filler rod not required. क्यों? क्योंकि खुद ही पिघलने का है और खुद ही पिघल करके मिक्स होने का है, तो फिलर रॉड का जरूरत नहीं। 50-60 वोल्ट डीसी में लगेगा, 50 से 60 वोल्ट डीसी में लग जाएगा बिडू, और अपने जो एसी का जो वोल्टेज है वो आपका हो जाएगा 70 से 100 वोल्ट के बीच में, 70 to 100 वोल्ट। ठीक, पावर फैक्टर सब सारी वेल्डिंग का पुअर है, चाहे कोई भी वेल्डिंग हो, ये ध्यान रख लेना। तो इसमें और इसमें एक ही फर्क है, इसमें कार्बन का है, इसमें उसी मेटल का है जिस मेटल का जॉब है। इसमें इलेक्ट्रोड नहीं पिघलेगा, इसमें इलेक्ट्रोड खुद पिघलेगा। इसमें इलेक्ट्रोड नहीं पिघलता तो फिलर रॉड लगेगा, इसमें फिलर रॉड नहीं लगेगा, क्योंकि खुद ही पिघल रहा है तो फिलर रॉड की कहां जरूरत है। इन दोनों में अंतर तो समझ लिए, अब इन दोनों में समानताएं समझें। इन दोनों में समानताएं ये हैं कि दोनों ही अशुद्ध है सर। अशुद्ध का मतलब, अशुद्ध का मतलब है दोनों ही इम्प्योर हैं। वाह सर वाह, शाबाश, पहले अंग्रेजी में फिर हिंदी में बोल दिए। मतलब क्या है इसका, समझा रहा हूं तो सुन तो रो, धैर्य तो रखो थोड़ा जीवन के अंदर। देखो, अशुद्ध का मतलब ये होता है कि ये वेल्डिंग वातावरण के सीधे संपर्क में है, अर्थात ये खुले में हो रही है। तो वातावरण में जो गैसेस हैं, वातावरण में जो प्रदूषण के कण हैं, वो वेल्डिंग में मिक्स होंगे बिन बुलाए मेहमान की तरह। जैसे तुम सर्दियों में, अभी शादियों वादियों का सीजन अभी चलने वाला है थोड़े दिनों बाद में, तो उसके बाद में तुम क्या करोगे, खाना खाने के लिए जाओगे शादियों के अंदर, भाई ऐसे जाओगे कहीं ना कहीं। अभी मैं कल परसों एक वीडियो देख रहा था भाई, वो शादी में कोई पकड़ लिया किसी को, वो MBA का लड़का था, उससे बर्तन धुलवा रहे थे भाई। तो ऐसा मैं नहीं चाहता किसी इंजीनियर का आए वीडियो कि इंजीनियर को धरा खाना खाते हुए अपने 4 दोस्तों के साथ ठूस रहे थे थाली भर के लबालब, और फिर उनसे लबालब जो है वो सारी की सारी बर्तन की प्लेटें धुलवाई गई। तो ऐसा देखो क्या है, खाना खाने के बाद में जैसे अपनी प्लेट तो खुद धोनी चाहिए, पर तुम्हें बाकी सबकी भी प्लेटें धोनी पड़ सकती है। तो ऐसे समस्या से बचने के लिए अपना खाना स्वयं बनाए, खुद खाएं, है ना। और ऐसे अगर कहीं फ्री में खाना खाने जाएं तो वापस निकलते वक्त शगुन के लिफाफे में 50 रुपए तो कम से कम डाल के आए। ढाबे पे खाओगे तब भी 100 रुपए लगते हैं, तो 50 रुपए का लिफाफा तो एटलीस्ट पकड़ा कर ही आए, ताकि फ्री में ना खाएं, कुछ तो दे के आए कि भाई चलो ठीक है, कन्या के नाम का ये 50 रुपए पकड़ो, हम फ्री में खाना नहीं खा रहे। ठीक, बताएगा कौन हम इंजीनियर, तुरंत पकड़ेंगे, वो यही कहेंगे कि या तो इंजीनियर होगा या फिर कोई मैनेजमेंट का होगा। पता है भाई, भारत में ऐसे पत्थर फेंकोगे ना आंख बंद करके, तो जिस घर के ऊपर गिरेगा उसमें एक आध इंजीनियर तो पक्का ही होगा। ऐसा होता है मोस्टली, भरे पड़े इंजीनियर साहब देश में बहुत सारे। तो दोनों के अंदर समानताएं क्या है, दोनों के अंदर ही वातावरण के सीधे संपर्क में होने की वजह से पोल्यूशन जो है या एयर जो है उसमें मौजूद पोल्यूशन वेल्डिंग में मिक्स हो जाएगा। तो वेल्डिंग 100% प्योर 100% शुद्ध नहीं मिलेगी।
तो हमें 100% प्योर वेल्डिंग करना है भाई, ऐसे मेल मिलावट वाला काम नहीं चाहिए। बेस्ट क्वालिटी, निम्बस की बेस्ट क्वालिटी की तरह हमें बेस्ट क्वालिटी की वेल्डिंग चाहिए। बताओ वो कौन सी वाली वेल्डिंग है? तो निम्बस की बेस्ट क्वालिटी की तरह बेस्ट वेल्डिंग चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा TIG वेल्डिंग में, जिसको कहते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, बेस्ट क्वालिटी ऑफ वेल्डिंग, बेस्ट, एकदम गजब, बेस्टम बेस्ट का बात कर रहे हो, बेस्टम बेस्ट। बिल्कुल बेस्ट से भी बेस्ट। चित्र दिखा दे रहे हैं तुम्हें इसका। हम्म हम्म। क्या है इसके अंदर, इस वेल्डिंग में क्या है देख लो। सर मेटल आर्क वेल्डिंग ही यूज कर लेंगे, कार्बन आर्क वेल्डिंग की जरूरत कहाँ है, ताकि फिलर रोड की कॉस्टिंग भी बच जाए। बिल्कुल, देखो ऐसा है, अपन ये नहीं बोल सकते कि हम सैमसंग ही यूज कर लेंगे, एप्पल की, रेडमी की, आसूस की, आईकू की, इतनी सारी जो है फलाना ढिमका, ये वीवो है, ये इन सब की कहां जरूरत है, सैमसंग ही काफी है। फोन तो फोन होता है, सैमसंग ही काफी है? या फिर अपन ये कहें कि भाई चाय की पत्ती तो लाल घोड़ा ही बढ़िया है, ये काला घोड़ा चाय, ये टाटा टी चाय, ये अग्नि, ये दुनिया भर की, ये फलाना फलाना लफत्तर तरीके की चाय, इनका क्या मतलब। ताजा हो गई, ताजा वाजा हुई चाय हो गई है। तेल तो फॉर्चून का सबसे बढ़िया है, ये चंबल का, ये धारा का, और ये दुनिया भर की लफत्तर कंपनियां, इनके तेल की कहां जरूरत है। तो देखो, दे तो सभी तेल रहे हैं, सभी सोयाबीन का दे रहे हैं, तो फर्क क्या है इन चीज में। तो देखो ऐसा है कि अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग तरीके की वेल्डिंग बनाई गई है। वैरायटी तो होनी चाहिए ना यार हमारे पास जीवन के अंदर। रोज दाल रोटी थोड़ी खा सकते हैं अपन, समझ रहे हो? दाल 80 रुपए किलो है भाई, किसी दिन सस्ता खाना भी खाया करो। अभी तो मटर चल रहा है, पूरी सर्दियों की सीजन हो गई, हर घर में मटर चल रहा है भाई धड़ल्ले से। गाजर और मटर इतनी चल रही है कि लोगों की शक्ल जो है ना मटर जैसी हो गई है सबके घरों में। हाँ, तो टंगस्टन यूनिट गैस वेल्डिंग का क्या सीन है, देखो इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड लिया, किसका, टंगस्टन का, फिक्स होता है। फिक्स का मतलब स्थिर होता है। टंगस्टन का इलेक्ट्रोड लिया, टंगस्टन का इलेक्ट्रोड लिया, और इलेक्ट्रोड जो है इसके साथ में एक फिलर रॉड भी ली। तो जैसे ही फिलर रॉड ली, दिमाग में बत्ती जली कि इलेक्ट्रोड खुद नहीं पिघलेगा, इलेक्ट्रोड है सख्त, ये कह रहा मैं नहीं पिघलूंगा। तो फिलर रॉड कह रहा है कोई बात नहीं, हम पिघल जाते हैं। तो फिलर रॉड का यूज करेंगे, फिलर रॉड पिघलेगा, इलेक्ट्रोड और जॉब के बीच में लगेगी आग, ये आर्क लग गई। आर्क के अंदर अपन ले जाएंगे फिलर रॉड, ये पिघल गई और मिक्स हो गई। तो सर प्योर वेल्डिंग कैसे हो रही है? हमने क्या किया कि इस आर्क के चारों तरफ इसके अंदर यहां से इनर्ट गैस फ्लो करवाई। तो जब इस इलेक्ट्रोड से आर्क बन रही होगी, तो चारों तरफ से आपने इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ से इनर्ट गैस निकलेगी बाहर की तरफ। और इनर्ट गैस खुद तो किसी से रिएक्शन करेगी नहीं, और किसी और को वेल्डिंग में रिएक्शन करने भी नहीं देगी। तो ये एक शील्डिंग गैस का मतलब एक ढाल बना देती है चारों तरफ, और बाहरी वातावरण को वेल्डिंग से कर देती है पृथक। इस वजह से इस वेल्डिंग में 100% प्योर वेल्डिंग प्राप्त होती है। आगे बात समझ में? सर आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे क्या? हाँ बिल्कुल बताएंगे। मैंने एमबीए किया है, कहाँ गया, और चूंकि एमबीए में जॉब नहीं मिल पाई, तो इस वजह से फिर मैंने पावर सिस्टम सीखा है। तो इसके अलावा मैंने आईटीआई भी कर लिया था थोड़ा सा। तो आईटीआई है और एमबीए है, दोनों का एप्लीकेशन में मिक्स में पावर सिस्टम में यूज करके पढ़ा रहा हूँ। तो एमबीए के साथ आईटीआई किया है मैंने। तुमको दिक्कत तो नहीं है ऐसा समझ सुनने के बाद में? अच्छा, आईटीआई की भी फैकल्टी पढ़ा रही है हमें निम्बस लर्निंग पे? नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, बाइकआउट कर दो, बाइकआउट कर दो, नहीं पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं है? ऐसा ना भैया? अब ठीक है, डिग्री में क्या रखा है, नथिंग। ये प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया? ये प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ तुम। ओ भाई,
गलत बता रहे हैं सर। मैं गलत काय बताऊंगा तुम्हें? आईटीआई किया इलेक्ट्रीशियन से, सोच रहे हैं डिप्लोमा भी कर लें यार, थोड़ा सा डिप्लोमा डिप्लोमा कर लेते हैं, थोड़ा ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। क्या आजकल की जरूरत है, डिप्लोमा वालों की डिमांड बढ़ गई है। ये अच्छा तरीका है ट्रेंड में आने का, नेगेटिव मार्केटिंग। नहीं, चलिए, मैं जानता हूं आपके बारे में। राकेश, कौन हो तुम? पटना में ऑफलाइन पढ़ा हूं मैं आपसे, अच्छा। हम्म। तो मैंने वहां कौन सा बताया था भाई? वहां भी तो आईटीआई बोला था मैंने। हो सकता है वहां मैंने डिप्लोमा बोल दिया हो गलती से। अब ऐसे इतने सारे लोग ऑफलाइन में भड़क जाएं भाई, दिक्कत हो जाती है ना, तो वहां खुलेआम आईटीआई नहीं बोल सकते। चलिए, तो टीआईजी वेल्डिंग जो है, इस वेल्डिंग के अंदर मैंने सारी प्रोसेस आपको समझा दी, बाकी सारी इस इमेज के अंदर स्क्रीन में चीजें लिखी पड़ी हैं। अब ये जो गैस है वो कौन सी है? आर्गन या हीलियम हो सकती है। ये इलेक्ट्रोड कैसा है? ये इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल है। नॉन कंज्यूमेबल मतलब खुद नहीं पिघलेगा, तो कंज्यूम नहीं होगा, तो किसका यूज करेंगे? ये क्या लिखा है? हैंड हेल्ड वेल्डिंग रॉड, अपन इसको फिलर रॉड लिख देते हैं। इतना मुश्किल शब्द याद नहीं रखने का बाबा। फिलर रॉड, दैट्स इट। क्लियर है सबको? तो ये टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग हो गई, 100% प्योर, प्योर 100% प्योर वेल्डिंग। इसको है ना गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं। टीआईजी वेल्डिंग को क्या बोलते हैं? गैस टंगस्टन आर्क। अरे सानू भाई, तुम हो कहां से, मुझे ये बताना जरा। सानू भैया जो हमें पूछ रहे थे क्वालिफिकेशन के बारे में, कहां से हो तुम? पावर सिस्टम ऑफ नॉलेज की जरूरत होती, नोट क्वालिफिकेशन। क्या बोल रहा है तुम भाई? ये की सारी फैकल्टी गेट क्वालिफाइड हैं। अंदर की बातें लीक कर रहा है तू नगेंद्र? विकास मिश्रा सर बताए थे मेरे बारे में। क्या बोला था विकास मिश्रा सर ने मेरे बारे में? विकास मिश्रा सर जब तुम्हें पटना में पढ़ा रहे थे उस समय तो वो मेरे से मिले भी नहीं थे, क्योंकि मेरी क्लास वहां पे जस्ट ओवर हो चुकी थी और मैं वहां से निकल गया था। क्या बताया था मेरे बारे में, बताया जरा कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके। वैसे YouTube पे देखकर तो मेरे पास में काफी सारे मैसेज आ जाते हैं, कई लोगों से ऐसे मिलना होता है कि आपको फॉलो किया हमने, आपको आपसे पढ़ा, और फिर हम हमारी कॉलेज में भी आपसे पढ़ करके नोट्स लेकर के गए, और फिर हमने वहां पर भी पढ़ाया है कॉलेज वॉलेज में। ऐसा सुनने को मिलता है, अच्छा लगता है कि भाई हाँ चलो ठीक है, अपना पढ़ाया हुआ आगे फैल रहा है, अच्छी बात है। लेगेसी, नॉलेज बांटने से बढ़ता है। कहा बता दिए थे आप एक आईआईटीएन है। अरे उनके मुंह से स्लिप हो गया भाई, IIT नहीं, ये आई लगाओ पीछे, समझे? उनसे हो गया स्लिप, बोलना चाह रहे थे ये, बोल दिया वो। ITIN है, ITIN, ITIN, ITIN बोला होगा उन्होंने बाबा, ITIN। IITN नहीं, ITIN है। वो तुम लोगों के सुनने में फंबल हो गया भाई। IIT कहाँ, ITIN, ITIN। वो उन्होंने ऐसे बोला होगा, तुम लोग जो है ससुरा गलत सुन लिए हो। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, टीआईजी की थ्योरी बताइए। टंगस्टन इलेक्ट्रोड इज यूज्ड, पॉइंट नंबर 1, ये लिखा पड़ा है यहां पर डायग्राम में।
टंगस्टन इलेक्ट्रोड इज नॉन कंज्यूमेबल, ये लिखा पड़ा है यहाँ पे, लिख लेना तुम भाई, तुम्हें पेज भरने का शौक है, भरो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा पॉइंट, इनर्ट गैस इज यूज्ड, इसमें ब्रैकेट में एग्जांपल में आर्गन या हीलियम। चौथा पॉइंट, इनर्ट गैस इज वर्किंग एज ए शील्डिंग फॉर द वेल्डिंग, ये यहां पे लिखा हुआ है, शील्डिंग गैस होती। पांचवा पॉइंट, टंगस्टन इलेक्ट्रोड इज नॉन कंज्यूमेबल हेंस ए फिलर रॉड इज यूज्ड, ये यहां लिखा पड़ा फिलर रॉड यूज हो रही है। 5 नंबर पॉइंट भी क्या चाहिए तुम्हें? इट इज ऑल्सो नोन एज गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, 6 नंबर पॉइंट, ये यहां लिखा पड़ा है, 6 नंबर पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। करोगे क्या भाई? सब तो लिखा है डायग्राम में। अब ये डायग्राम में तुम्हें खुद बनवाता, फिर एक एक पॉइंट नीचे लिखता, तो तुम्हें लगता ओहो थ्योरी लिख दी। भाई इसमें सब कुछ लिखा तो है, तुम कॉपी में आराम से बनाना, पीडीएफ आ जाए ना, एक एक चीज लिख करके आराम से बना लेना इसमें, ठीक है। बाकी यूटिलाइजेशन इज अथा सागर, नो वन कैन प्रिडिक्ट। मेटल इनर्ट गैस में इतना सा ही लिखना है, सेम एज टीआईजी, टीआईजी के जैसा ही होता है। और दूसरा पॉइंट है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज्ड, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज्ड। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज का मतलब ये होता है कि यहां पर तो इलेक्ट्रोड नहीं पिघलेगा, तो फिलर रॉड लगेगा, और यहां पर इलेक्ट्रोड खुद ही पिघल जाएगा, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रोड खुद क्यों पिघला? क्योंकि जॉब के मटेरियल का ही बना होता है। तो इलेक्ट्रोड क्यों पिघल रहा है? क्योंकि जॉब के मटेरियल का ही बना होता है। फिलर रॉड लगेगा नहीं लगेगा, तो जो डिफरेंस जो डिफरेंस इन दोनों में है, वही डिफरेंस इन दोनों में भी है। नॉन कंज्यूमेबल, कंज्यूमेबल, फिलर रॉड यूज नहीं होती। जो सिमिलरिटी उन दोनों में है, दोनों इम्प्योर, वही सिमिलरिटी इन दोनों में है, दोनों 100% प्योर होते हैं, खत्म हो गई बात। नहीं निकिता, जो लिखा है वही सफिशिएंट है। थ्योरी आप डायग्राम देख करके बना सकते हैं, जो मैंने 5-7 पॉइंट एक्सप्लेन किए थे, दैट इज ऑल रिटन इन दिस डायग्राम। और आई डोंट थिंक कि थ्योरी को लिखने से ज्यादा याद होंगी चीजें, डायग्राम के अंदर ही एरो बना करके सारी चीजें मर्ज कर दी जाती है, जब चीजें बहुत अच्छे से याद होती है। एंड यू कैन वॉच सिलेक्शन सीरीज ऑल्सो। जिन लोगों ने ये नहीं देखा है अद्भुत सीरीज, उन्होंने बहुत कुछ मिस किया है, बिकॉज आई डिड अ लॉट एफर्ट्स इन दिस सिलेक्शन सीरीज। बहुत ही भयंकर रेस्पॉन्स रहा, एकदम वायरल हो रही पड़ी है ये। आपको सिर्फ इतना सा लिखना है सिलेक्शन सीरीज यूट्यूब पर, पहली बार भी सर्च करोगे तो सबसे ऊपर अपनी प्लेलिस्ट आएगी 26 वीडियोस की। छाप लो उसको, घोट डालो, रट डालो, दिमाग में उतार लो, हर एक चीज उसके अंदर पढ़ा रखी है। उसमें एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के, पहले तो थ्योरी पढ़ाई है, और फिर प्रीवियस ईयर के एसएससी जेई के सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज करवा रखे हैं। हर वीडियो में, एक वीडियो में एक टॉपिक उसके क्वेश्चन, एक टॉपिक उसके क्वेश्चन, उसमें पूरा पावर सिस्टम रिवाइज किया गया। तो जैसे ये पावर सिस्टम खत्म हो जाए, तुरंत सिलेक्शन सीरीज उठाना, यूट्यूब से रिवाइज कर लेना पूरा एकदम शॉर्ट में। और जब वो रिवाइज कर लो, तो उसके बाद में अपना 13 घंटे का मैराथन है, यूट्यूब पे 12 घंटे ही शो होता है, वो 1 घंटा काट दिया यूट्यूब ने, क्योंकि वो 12 घंटे से ऊपर अलाउ नहीं करता। तो 13 घंटे वाला एक महा मैराथन पड़ा है, महा मैराथन, पूरे पावर सिस्टम को 13 घंटे में रिवाइज किया गया है। वो आप लोग देख लीजिएगा, बस इतना सा ही लिखना है आप लोगों को, पावर सिस्टम मैराथन बाय सुमित सर, बस दैट्स इट, वो आ जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट नगेंद्र आप तो कर चुके, आप पुराने हो, आपको जान पहचान है, नए लोगों के लिए मैं कह रहा था, है ना। चित्रलेखा हम देखें लाइव, वेरी गुड, शाबाश। चलिए ये मैं मिटा देता हूं, कोई देखेगा पीडीएफ तो कहेगा ये क्या लिखा है, एमबीए पावर सिस्टम आईटीआई। तो मेटल इनर्ट गैस सेम इसके जैसी होती है, इसमें थ्योरी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन ने इसमें पढ़ लिया, वही चीज इसमें यहां पर आ रही है। 5 नंबर है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग,
आप देखेंगे आप लोगों को वेल्डिंग के क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। और आप लोगों को जो 6500 प्लस एमसीक्यू, अरे यार एमसीक्यू से याद आया, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 मुझे किसी ने मैसेज ही नहीं किया यार व्हाट्सएप पे। मैंने कल तुम्हें कहा था कि मेरे को मैसेज करके याद दिलाना यार, मैं अपने आप को खुद ही मैसेज कर लेता हूँ। सर सिलेक्शन सीरीज के माध्यम से ही आपको जान पाए हैं और इस कोर्स से जुड़ पाए हैं। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। मैं अपने आप को खुद मैसेज कर लेता हूं पहले ही। तुम लोग तो करोगे नहीं, मैं मैसेज कर लेता हूं। एमसीक्यू वॉल्यूम वॉल्यूम 1 एंड 2 कोड्स। बस now I will remember all the things. आज कर देंगे, मैंने कर लिया भाई अपने आप को मैसेज, अब मत करना तुम लोग, ठीक। सिलेक्शन सीरीज वाज अ ब्लास्ट। सर आप बहुत अच्छे हो, थैंक्स। थैंक्स सानू। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में क्या सीन है देखो, बहुत ही बढ़िया है। प्रैक्टिकल फोटो भी दिखा देता हूं, तो मैं एनिमेटेड फोटो भी दिखा देता हूं। क्या है, यह है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, नाम ही क्या कह रहा है, सबमर्ज मतलब डूबा हुआ है। क्या डूबा हुआ है, इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है। किसमें डूबा हुआ है, एक फ्लक्स के अंदर डूबा हुआ है। ये फ्लक्स क्या होता है सर, देखो ये इमेज देख पा रहे हो तुम लोग, ये देखो, ये देख पा रहे हो तुम इमेज, इसके अंदर ये तो है इलेक्ट्रोड, और ये अंदर वेल्डिंग हो रही है, पर तुम्हें दिख रही है, नहीं दिख रही है। क्यों, क्योंकि ये एक पाइप है, इसके थ्रू ये जो ग्रेनुअल है, इसको ग्रेनुअल बोलते हैं, ये फ्लक्स या ग्रेनुअल कहलाता है, ये इस पूरी आर्क को ढक के रखा हुआ है, और इलेक्ट्रोड इसमें डूबा हुआ है, इसीलिए इसको बोला सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। दिखता नहीं है बाहर बिल्कुल। ये बड़ा सा एक लोहे का पाइप है, और ये लोहे का पाइप गोल घूम रहा है ऐसे, और इलेक्ट्रोड एक जगह फिक्स है। ये ग्रेनुअल ऊपर से गिरता चला रहेगा, ये लगातार गिरता रहेगा, और अंदर वेल्डिंग होती रहेगी, और वो वेल्डिंग पीछे की तरफ चली जाएगी। ये पीछे जो लगा हुआ है ना, ये वेल्डिंग के जस्ट पीछे, ये यहां से अंदर वेल्डिंग पिघली हुई है, तो ये पीछे उसको आकार देने के लिए, गर्म गर्म रहेगा तो आकार मिल जाएगा उसको, तो ये पीछे लगा हुआ है ताकि शेप अच्छी रहे। ये इलेक्ट्रोड वेल्ड करता जाएगा, ये घूमता जाएगा, ये पीछे से फिक्स उसको एक आकार देता जाएगा, और ये ग्रेनुअल ऊपर से गिरता जाएगा। इसी को कहते हैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, मतलब सब कुछ डूबा हुआ है। जैसे ना सूरज डूबा है यारो, वो वाला गाना तो अपन को फॉलो नहीं करना है, सामाजिक तौर पे वो गाना अच्छा नहीं है, ठीक। हाँ बिल्कुल बेकार गाना। तो यहां हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रोड जो है डूबा है, ऊपर क्या है, फ्यूज्ड कवरिंग फ्लक्स, ये रहा, ये फ्यूज्ड कवरिंग फ्लक्स है, इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है पूरा, और यहां पर वेल्डिंग हो रही है। ये डीसी सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है, डीसी सप्लाई पे। रेलवे ट्रैक में यूज होता है, नहीं, रेलवे ट्रैक में थर्मिट वेल्डिंग यूज होती है। सवाल आता है, मैं नोट करके लिख देता हूं, क्योंकि ये थर्मिट वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग नहीं है, बट फिर भी सवाल आ जाता है। रेलवे ट्रैक जो होते हैं उन्हें वेल्ड करने के लिए थर्मिट वेल्डिंग यूज होती है, थर्मिट वेल्डिंग यूज होती है। क्लियर। सिलेक्शन सीरीज नॉन टेक का भी हुआ था भाई। अच्छा, जेईएन महोत्सव में हुआ था, नॉन टेक का सिलेक्शन सीरीज नहीं हुआ है, जेईएन महोत्सव के अंदर जो है वो चला है, बिल्कुल। तो ये इतना ही है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में डीसी सप्लाई पे डिपेंड करता है। मैं प्रोसेस समझा रहा हूं, सवाल नहीं आएगा, टाइप्स हैं इसलिए मैंने लिख दिया। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन सा आर्क वेल्डिंग नहीं है, तो वहां सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग लिखा हो तो आपको अनजान महसूस ना हो, बस इतना ही। बाकी सवाल नहीं आता है यहां से, आप चिंता ना करिए बिल्कुल भी। लास्ट बच गया एक एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग, 6 नंबर। 6 नंबर है एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग।
एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, हमारे पास में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं ऐसे, और इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हम आर्क प्रोड्यूस कराते हैं। आर्क प्रोड्यूस करा करके यहां से हाइड्रोजन गैस को भेजते हैं। ये इलेक्ट्रोड जो है वो टंगस्टन के होते हैं। टंगस्टन के इलेक्ट्रोड्स के बीच में हाइड्रोजन गैस को जब प्रवाहित किया जाता है तो उस केस में क्या होता है, तो होता क्या है कि ये जब हाइड्रोजन गैस यहां से गुजरती है तो आर्क से रिएक्ट करके हाइड्रोजन H और H में टूट जाती है, और इसी H को हम क्या कहते हैं, इसी H को हम एटॉमिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, एटॉमिक H2 हाइड्रोजन में H हाइड्रोजन नहीं लिख के मैंने H2 लिख दिया। तो मैं बोलते बोलते आगे आ जाता हूँ, फिर मुझे लगता है कि मेरी सिर्फ आपको मुंह दिखाई दे रहा है, तो फिर मैं पीछे आता हूँ, क्योंकि ये बोर्ड के और कैमरे के बीच में मार्जिन थोड़ा सा कम है, तो इसकी सेटिंग्स को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। बट ठीक है, अपन ने कर लिया, अब थोड़ा बहुत ही दिन बचा है, खत्म हो जाएगा पावर सिस्टम, फिर मैं चला जाऊंगा, फिर मैं तुमसे नहीं मिलूंगा कभी भी, और अपना कोर्स खत्म हो जाएगा। बस सफर अपना इतना ही था, तो ठीक है, देखो अपने अपने रास्ते तो जाना ही है, दुनिया का दस्तूर है, मिलना और बिछड़ना होता रहता है, तो ऐसे चिंता मत करना तुम लोग, रोना वोना मत है ना, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस यहां से गुजारी, आर्क के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन टूटी, टूट करके H और H में बटी। जैसे ही वो H और H में बढ़ती है, वो H और H में बढ़ के जब नीचे की तरफ आती है, तो ये लगे हुए यहाँ जॉब, जिसको वेल्ड करना है। ये जॉब वेल्डिंग के साथ कोई संपर्क नहीं होता, इनका कोई संपर्क नहीं है वेल्डिंग के साथ। जब वो हाइड्रोजन नीचे आती है और इस जगह पर टच करती है, इस ठंडी जगह को, तो H और H वापस रिकंबाइन होती है और H2 बना लेती है, और इसके साथ ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि यहाँ पर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पैदा हो जाता है। दुनिया का कोई भी धातु हो, चाहे फेरस हो चाहे नॉन फेरस हो, वो इस हीट के सामने टिक नहीं पाता और पिघल करके आपस में चिपक जाता है, वेल्ड हो जाता है। इस वेल्डिंग को एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग कहते हैं। या? तो ये जो दोनों टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स हैं, ये एसी सप्लाई के साथ, अरे भाई ये दोनों टंगस्टन के इलेक्ट्रोड किससे जुड़े हुए होते हैं, एसी सप्लाई के साथ में कनेक्टेड होते हैं। दो टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, एसी सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है, हाइड्रोजन पास कराई जाती है, और हाइड्रोजन होती है 0.5 किलोग्राम पर 0.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो हाइड्रोजन गैस होती है, इसका प्रेशर भी होता है, H2 का प्रेशर 0.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है डेटा, बाकी सब ठीक है, क्लियर? इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, सिलेक्शन हो जाएगा तो साथ में पार्टी करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे बाबा। यहाँ पर ये खत्म हो जाता है। लास्ट एक रेडिएशन वेल्डिंग बचा है, मैं इसको पूरा लिखा करके ही जाता हूँ, वरना कल की क्लास के लिए क्या छोड़ना। तो तीसरा पार्ट, अच्छा ठीक है, उसको कल ही कर लेंगे, 10 से ऊपर निकल गया, मुझे वैसे भी वीडियो दिखाना है, तो कल वेल्डिंग का बचा हुआ पार्ट तीसरा, रेडिएशन वेल्डिंग खत्म करके, और फिर उसके बाद में अपन वीडियोस देख करके वेल्डिंग को खत्म करेंगे, और फिर नया टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे। क्लियर? आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट एवरीवन। सावधान रहें, सतर्क रहें, और पावर सिस्टम पढ़ते रहें।